हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी लोअर मेंस के प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, लोअर मेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का आज है उसी का 13वां प्रैक्टिस सेट है जो कि हम देखेंगे। और इसके पहले 12 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, यूथ बुक से लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग अगर पिछला वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, आप वहाँ पर देख सकते हैं एक साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अशोक का समकालीन मिस्र का शासक कौन था। ठीक है, अशोक जब राजा था यहाँ भारत में, तब उस समय मिस्र का राजा कौन था ये बताना है। इसी का मतलब समकालीन कहते हैं हिंदी में। अगर हम देखें तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अशोक का समकालीन जो था उस समय मिस्र का शासक, उसका नाम था टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है तो अशोक का जो 13वां शिलालेख है, ठीक है, वहाँ पे जो है इसकी जानकारी मिलती है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, सही सुमेलित है ये बताना है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526, हल्दी घाटी का युद्ध 1556, पानीपत का तृतीय युद्ध 1765, नादिर शाह का आक्रमण 1739। इसमें से कौन सा सही है ये बताना। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। सही वाला कौन सा है तो नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था? 1739 में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 1739 में जब आक्रमण हुआ तब उस समय मुगल बादशाह कौन था तो वो मोहम्मद शाह था। ठीक है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 को। करनाल के युद्ध में मुगल सेना पराजित हुई और नादिर शाह दिल्ली में कुल 57 दिन तक रहा, लगातार लूटपाट किया। ठीक है, वापस जाते समय नादिर शाह जो है अपने साथ शाहजहां का निर्मित तख्त ए ताउस इसको लेकर गया और साथ ही साथ कोहिनूर जो हीरा था उसको भी लेकर गया था। तो ये नादिर शाह के बारे में है। अब यहाँ पे जो पानीपत के युद्ध है, पानीपत का युद्ध जो है 3 युद्ध हुआ पानीपत में। प्रथम युद्ध कब हुआ? प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 में युद्ध हुआ जिसमें बाबर विजयी हुआ और यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, इसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ वो 1556 ईस्वी में हुआ। 1556 ईस्वी में किसके किसके भी? तो हेमू और अकबर के मध्य हुआ। ठीक है, जिसमें अकबर की विजय हुई। 1556 ईस्वी में द्वितीय युद्ध हुआ। फिर इसके बाद हुआ पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि 1761 ईस्वी में हुआ था। 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ जिसमें मराठा पराजित हुए। ठीक है, इसमें हल्दी घाटी का युद्ध 1556 दिया गया है जो कि गलत है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाओं के मध्य। तो ये इस तरीके से है। आंसर इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, ए ओ ह्यूम का जीवनी लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना? ए ओ ह्यूम का जीवनी लेखक कौन था, जीवनी लेखन कौन था जो बाद में कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना? तो राइट आंसर इससे क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, विलियम बेडरबर्न। ठीक है, विलियम बेडरबर्न ये जो था ये क्या था? जीवनी लेखक था ए ओ ह्यूम का। और विलियम बेडरबर्न जो है ये 1889 में एक बार अध्यक्ष बना। इसके बाद ये 1910 में भी अध्यक्ष बना था। तो 2 बार ये कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसको जाता है? तो भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय अगर इसमें से देखें तो मेयो को जाता है। मेयो आंसर हो जाएगा। मेयो का कार्यकाल है 1869 से लेकर 1872 ईस्वी। ठीक है, तो इसने जो है सर्वप्रथम कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की। इसने केंद्र तो और प्रांतों के मध्य राजस्व बंटवारे के लिए जो है एक नई प्रणाली का शुभारंभ किया। तो आंसर डी पार्ट बिल्कुल राइट है। चलिए, कौन सा दर्शन महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है इनमें से बताना है। तो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित दर्शन इनमें से हो जाएगा सी ऑप्शन, शून्यवाद। ठीक है, शून्यवाद जो है महायान के बौद्ध धर्म से संबंधित है। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नागार्जुन थे। ठीक है, नागार्जुन जो है शून्यवाद के प्रवर्तक हैं। महायान की स्थापना नागार्जुन ने किया। महायान का आदर्श जो था वो बोधिसत्व कालांतर में 2 भागों में बंट गया, शून्यवाद और विज्ञानवाद। ठीक है, शून्यवाद और विज्ञानवाद। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आगे देखते हैं इसमें से। चलिए, इसमें से कौन सा गलत सुमेलन दिया गया है? भाग 2 में क्या दिया गया है? यहाँ पे नागरिकता दिया गया है। भाग 4 में संघ और उसकी शक्तियाँ। भाग
9 में पंचायतें, भाग जो है 8 में राज्य संघ राज्य क्षेत्र, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा एक गलत सुमेलित है? गलत सुमेलन की बात करेंगे तो दूसरा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। भाग 4 में जो दिया गया है संघ और उसकी शक्तियां, गलत है, क्योंकि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। संघ और उससे संबंधित चीजें जो दी गई हैं वो भाग 5 में दी गई हैं, ठीक है, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मूल अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची किस राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध नहीं करता? 6वीं अनुसूची यहाँ पे अगर हम देखें तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, भारतीय संविधान की जो 6वीं अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंधित करती है, तो उसमें मणिपुर नहीं आता, तो आंसर बी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड 4 ख में जोड़ा गया? ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड 4 ख जोड़ा गया, वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो था 81वां संविधान संशोधन। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि सन 2000 में हुआ था। 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा इसमें जोड़ा गया, जिससे इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से क्या जोड़ा गया? अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी सेवाओं में 50% आरक्षण की सीमा को समाप्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2015 में भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया था? मई 2015 में ये संबोधित किया गया था, उसमें तत्कालीन राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने उत्तराखंड की विधानसभा को संबोधित किया था, तो आंसर डी पार्ट बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लोक लेखा समिति में 22 सदस्य दिया गया, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य, लोक उपक्रम समिति में दिया गया 15 सदस्य और लाभ के पद संबंधी 22 सदस्य। इसमें से कौन सा है गलत? गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? गलत यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरीके से बताना कि इनमें कौन कौन से गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दिया गया है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति में दिया गया है 22 सदस्य, तो और इसके बाद इसमें प्राक्कलन समिति दिया गया है 30 सदस्य, लोक उपक्रम समिति 15 सदस्य, लाभ के पद पर संबंधित समिति जो है 22 सदस्य। तो लाभ के पद पर संबंधित समिति में कुल 15 सदस्य हैं, ठीक है। 10 लोकसभा से होते हैं, 5 राज्यसभा से होते हैं। लोक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, लोक उपक्रम समिति में कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, 15 और 7, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। बाकी पहला और दूसरा सही है, तो गलत तीसरा और चौथा हो जाएगा, ठीक है। गलत क्या है? तीसरा और चौथा हो जाएगा, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, 70% से अधिक दुनिया का स्वच्छ पानी किसमें निहित? 70% से अधिक दुनिया का स्वच्छ पानी जो है किसमें है? तालाबों में है क्या, ग्लेशियर या फिर ध्रुवीय बर्फ के टोपियों में है, या फिर ग्रीनलैंड में है, या फिर महासागरों में है? तो इसका राइट आंसर क्या है? आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, ग्लेशियर या फिर ध्रुवीय बर्फ टोपी जो है चोटी है उसमें है, ठीक है। तो यहाँ से प्राप्त होता है, बाकी 30% जो जल है वो भूमिगत जल से प्राप्त होता है, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता इनमें से? ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? जेट स्ट्रीम तो प्रभावित करता है, एल नीनो प्रभावित करता है, तापमान विभिन्नता और पश्चिमी विक्षोभ। तो यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ जो दिया गया है ये क्या है? ये मानसून को प्रभावित नहीं करता, ठीक है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करने वाले कारक में जेट स्ट्रीम, एल नीनो, तापमान विभिन्नता, तिब्बत के पठार, ITCZ का उत्तर की खिसकता तथा हिमालय पर्वतमाला से जैसे कि प्रमुख कारक होते हैं। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तरी मैदानों में चक्रवाती अवदाब के कारण वर्षा करते हैं, तो इनका मानसून की उत्पत्ति से प्रभावित नहीं होता। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो कोच्चि प्राकृतिक बंदरगाह के अंतर्गत आता है, कांडला भी आता है। चेन्नई जो है ये पूर्वी तट पर देश का सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो कि क्या है? ये कृत्रिम बंदरगाह है जो मानव निर्मित है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें जो दिए गए सभी क्या है? आपके प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा नगर गंगा तट पर स्थित नहीं? कौन सा नगर गंगा तट पर स्थित नहीं? इनमें से इलाहाबाद तो गंगा तट पर है, तीनों गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती के तट पर संगम पर स्थित है। इसके अलावा कानपुर भी स्थित है गंगा किनारे, ठीक है। वाराणसी भी है, लेकिन आगरा जो है वो गंगा के तट पर नहीं है, ये यमुना के तट पर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सागरों में से किसमें लवणता सबसे अधिक है?
इसमें लवणता सबसे अधिक है। लाल सागर, उत्तरी सागर, अरब सागर और भूमध्य सागर। तो सबसे ज़्यादा लवणता वाला सागर जो है इसमें से लाल सागर हो जाएगा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। लाल सागर के पानी की लवणता लगभग 40% है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति जो होती है किसकी बनी होती है इसमें से, तो वो हो जाएगा काइटिन। ठीक है, काइटिन की बनी होती है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आंसर क्या है, सी ऑप्शन। ये क्या होता है, तो ये परजीवी होते हैं कवक, परजीवी, या फिर इनको कह सकते हैं अथवा मृतोपजीवी कहा जाता है, मृतोपजीवी। तो ये दोनों भी याद रखिए, कवक क्या होते हैं, परजीवी, मृतोपजीवी। इनकी जो कोशिका भित्ति उसे बाहरी वातावरण में सुरक्षा प्रदान करती है और काइटिन की बनी होती है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है इसमें से? कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है? तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो स्टेनिंग प्रक्रिया में लाल रंग के दिखाई देते हैं, उन्हें ग्राम नेगेटिव कहा जाता है, क्योंकि उनकी कोशिका भित्ति में पेप्टिगो ग्लाइकन की पतली परत होती है। जैसे कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए पार्ट हो जाएगा। ई कोलाई, ई कोलाई, साल्मोनेला, ये सभी जो होते हैं ये आपके ग्राम बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट है। कॉपीराइट संरक्षण कितने वर्षों तक रहता है सामान्यतः रचनाकार की मृत्यु के बाद? तो कॉपीराइट का संरक्षण जो होता है सामान्यतः रचनाकार की मृत्यु के बाद 60 वर्ष तक रहता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और यह अवधि भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के अनुसार निर्धारित है। चलिए, ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल अंतरिक्ष में शक्तिशाली गुरुत्वीय क्षेत्र होता है जिसके आकर्षण से प्रकाश सहित रेडियो एक्टिव किरणें तक खींची चली जाती हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमट गया तारा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ब्लैक होल, इसका कारण क्या हो जाएगा, ब्लैक होल का निर्माण किससे होता है, तारों के सिमट जाने से होता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पार्ट, अ कोलैप्स स्टार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से किस एक के उपग्रहों से अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में सहायता मिलती है? तो वो अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट, कनाडा से। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप का विस्तृत मानचित्र कनाडा के उपग्रह द्वारा प्रेषित किए गए चित्रों के माध्यम से बनाया गया। तो आंसर क्या है, ए पार्ट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजन विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब से लागू किया गया? नियोजन विकास मॉडल को भारत में अगर हम देखें तो इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 1951 से किया गया था। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। तो आंसर यहाँ पे क्या है, ए पार्ट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धति का सही क्रम है? इनमें से कृषि पद्धति के सही क्रम में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या किया जाता है, सबसे पहले मिट्टी तैयार किया जाएगा, फिर बुआई किया जाएगा, फिर सिंचाई किया जाएगा, फिर कटाई होगी। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, सीडीबी की स्थापना की गई है, किस लिए सीडीबी की स्थापना की गई है? सीडीबी क्या है, सीडीबी का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा लिया जाता है। ठीक है, तो सीडीबी की अगर बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जो कि अगर इंग्लिश में कहें तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये होता है सीडीबी का फुल फॉर्म। तो सीडीबी का फुल फॉर्म ये होता है, इसकी स्थापना जो किया गया भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पूर्ण स्वामित्व में एक सहायक बैंक के रूप में अक्टूबर 1989 में किया गया था। अक्टूबर 1989 में हुआ, जबकि कार्य संचालन इसका 1990 से शुरू हुआ था, 2 अप्रैल। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि इसका जो है स्थापना कब किया गया और इसके बाद कार्य संचालन कब हुआ। और ये जो किया जाता है ये क्यों है, लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करता है। तो आंसर इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताया जो वित्त मंत्री भी हुए। तो रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम क्या था जो वित्त मंत्री भी बने? तो यहाँ पे इसमें से आंसर हो जाएगा सी डी देशमुख। आंसर क्या हो जाएगा, सी डी देशमुख। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह भी रिजर्व बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्री भी रहे हैं। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित समितियों को उनकी स्थापना के उचित कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि एक समिति कब आई।
अलग समिति जब आई तब ये 1989 में आई थी, ठीक है, सॉरी 1979 में। इसके बाद तेंदुलकर समिति जो आई 2005 में, रंगराजन समिति आई 2012 में, लकड़ावाला समिति आई 1989 में। तो अब यहाँ जब इनका डेट पता होगा तभी आप इसको जो है कालक्रमानुसार व्यवस्थित कर सकते हैं। अभी आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ये पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण देश में भूजल विकास या विनियमन संबंधी गतिविधियों की निगरानी करता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव किसी पारितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता वर्ग को निरूपित करता है? इनमें से तो इल्ली, जंगली, सेब का पेड़। अब यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता वर्ग की बात करेंगे तो देखिए, वह जीवधारी आते हैं जो प्राथमिक उत्पाद जैसे कि हरे पौधे से अपना भोजन बनाते हैं। ये शाकाहारी होते हैं। अब गाय, बकरी, हिरण, खरगोश तो आप सभी को पता है, टिड्डा आदि। लेकिन इसमें से अगर देखा जाए तो ये इल्ली, ठीक है, कैटरपिलर जिसको कहते हैं, ये भी जो है शाकाहारी होता है। ये भी प्राथमिक उत्पाद या प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, राष्ट्रीय उद्यान में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, किस माध्यम से करते हैं? राष्ट्रीय उद्यान में आनुवांशिक जो विविधता है उसका रखरखाव इन सीटू संरक्षण के द्वारा किया जाता है, इन सीटू कंजर्वेशन के द्वारा। अगर हम इन सीटू होता है, एक एक्स सीटू होता है। एक्स सीटू की बात करेंगे तो संरक्षण की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वनस्पति एवं जानवर को विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण करके उनके प्राकृतिक आवास से अलग किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में किया जाता है, तो उसको कहा जाता है एक्स सीटू। और इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत क्या होता है कि उसी जगह पर जैसे राष्ट्रीय उद्यान बनाकर, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाकर, जैव मंडल रिजर्व बनाकर निर्माण किया गया है और उसी स्थान पर उनका जो है रिजर्व कंजर्वेशन किया जाता है या संरक्षण दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है इन सीटू। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान जो होता है क्या होता है? इन सीटू होता है। आंसर यहाँ पे जो होगा ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलाशयों में यूट्रोफिकेशन क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। यूट्रोफिकेशन जलाशय में क्या संबंधित है, किससे रिलेटेड है? ऑक्सीजन की कमी के कारण जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है, या फिर शैवाल की अत्यधिक वृद्धि और शैवाल ब्लूम के कारण, या फिर नाइट्रोजनी पोषक तत्व एवं आर्थोफॉस्फेट के आधिक्य के कारण, या फिर जलाशयों में मूर्तियों के विसर्जन के कारण। तो देखिए, जल में अजैविक और जैविक पोषक तत्व के संदर्भ में वृद्धि को यूट्रिफिकेशन कहा जाता है, यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। जल में पोषक तत्व की अधिकता भी जीवों को प्रभावित करती है। इससे जलीय पौधे शैवाल अधिक वृद्धि करते हैं और जल की क्या होता है? सतह को ढक लेते हैं। साथ ही ये जो है श्वसन क्रिया के लिए जल से अधिक ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं, जिससे जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और अन्य जीव मरने लगते हैं। ठीक है, और यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना होती है। अतः जलाशय में यूट्रोफिकेशन नाइट्रोजनी पोषक तत्व और आर्थोफॉस्फेट की आधिक्य के कारण होता है, जबकि इसका परिणाम शैवाल प्रपुष्टन और शैवाल ब्लूम होता है। तो आंसर यहाँ पे बेसिकली जलाशय में यूट्रोफिकेशन जो, अब देखिए दोनों दिया गया लेकिन आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा इसका। ठीक है, रिजल्ट पूछा जाए तो यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन ही पोषक तत्व और आर्थोफॉस्फेट की अधिकता के कारण जो है यूट्रोफिकेशन होता है। ठीक है, जब नाइट्रोजनी पोषक तत्व अधिक होगा तभी यह शैवाल ब्लूम होगा, अत्यधिक वृद्धि होगी, उसके पहले तो नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगामी वर्षों में चर्म से संबंधित विकृतियां निम्नलिखित कारण से अधिक सामान्य हो जाएंगी, किसके प्रयोग से? तो ये होगा ओजोन परत के क्षय से। ठीक है, ओजोन परत का जब क्षय हो जाएगा या ओजोन परत धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो जो चर्म से संबंधित मतलब त्वचा से संबंधित जो बीमारियां हैं वो क्या हो जाएंगी? सामान्य हो जाएंगी, नॉर्मली होना आम हो जाएगा ना। ठीक है, जो त्वचा से संबंधित बीमारियां हो क्या हो जाएगा? ऐसे आम हो जाएगा जैसे आम बीमारी हो गई है। इसका मतलब ये है, यानी ओजोन परत को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। समताप मंडल के अंतर्गत 15 से 35 किलोमीटर में प्राकृतिक ओजोन गैस की एक मेखला होती है जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के रक्षा कवच का कार्य करती है। ठीक है, अब सुरक्षात्मक आवरण का मानव जनित जो है प्रक्रिया के कारण जो है क्षरण हो रहा है। पराबैंगनी विकिरण के अधिक मात्रा में पृथ्वी सतह पर पहुंचने से तापमान में वृद्धि होती है, जिससे त्वचा कैंसर में वृद्धि होगी।
तो यहाँ पे आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो एनडीएमए के पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपदा पूछा गया तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम और जलवायु संबंधी चेतावनी कौन जारी करता है? तो वो जारी किया जाता है आईएमडी के द्वारा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस देश का बोसाई संस्कृति आपदा सुरक्षा को दैनिक जीवन व शिक्षा का हिस्सा मानता है? कौन से इसमें से किस देश का बोसाई संस्कृति जो है आपदा सुरक्षा को दैनिक जीवन व शिक्षा का हिस्सा मानता है? तो वो हो जाएगा जापान। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इकोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, पारिस्थितिक कर्मता, ये हो जाएगा आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ऑलिव रिडले कछुओं के निलय स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है? तो वो है उड़ीसा में। ठीक है, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा। चलिए, स्मार्टफोन में टच स्क्रीन किस प्रौद्योगिकी पर कार्य करती है? टच स्क्रीन स्मार्टफोन में जो है वो कैपेसिटिव या रेजिस्टिव टच स्क्रीन पर काम करती है प्रौद्योगिकी पर। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। 5G तकनीक की मुख्य विशेषता क्या है? 5G तकनीक की मुख्य विशेषता इनमें से बताना, कम स्पीड इंटरनेट, उच्च गति, कम विलंबता और अधिक डिवाइस कनेक्टिविटी, केवल वॉइस कॉल के लिए, केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए। अब यहाँ पे देखिए इसकी मुख्य विशेषता में तो उच्च गति होती है 5G तकनीक की, कम विलंबता यानी लेटेंसी इसकी कम होती है और अधिक डिवाइस कनेक्टिविटी होती है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये इसकी विशेषताएं हैं। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, नैनो टेक्नोलॉजी को द्विअनुपयोगी माना जाता है, क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी को द्विअनुपयोगी माना जाता है क्योंकि इसका उपयोग दवा वितरण और जैविक हथियार दोनों क्षेत्रों में समान रूप से कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्जुन टैंक का विकास किसने किया? अर्जुन टैंक का विकास की बात करते हैं तो ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया। ठीक है, आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल विद्युत ऊर्जा किस सिद्धांत पर कार्य करता है या आधारित है? जल विद्युत ऊर्जा जो है मुख्य रूप से बहते हुए पानी की गतिज ऊर्जा के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। आंसर बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है? तो ये रखा गया है आंध्र प्रदेश में। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश। चलिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो ये झारखंड में पड़ता है, तो झारखंड राज्य सरकार को निर्देश दिया। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैद्येश्वरन राजा रमन जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र के से जुड़े प्रमुख जो है क्या थे? प्रमुख रूप से जुड़े हुए थे कौन से क्षेत्र से? तो ये जो जुड़े हुए थे ये थे कंप्यूटर साइंस से। ठीक है, कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए थे। नवंबर 2025 में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय विरासत महोत्सव की मेजबानी किया? तो ये कब हुआ था? किस शहर में हुआ है? तो यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये नई दिल्ली में हुआ है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, चलिए, कौन सा राज्य जो है पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कालों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बन गया है? तो वो राज्य पुलिस है गोवा की। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे अब। हिंदी का क्वेश्चन है, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है परिपत्र। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, परिपत्र। मूर्धन अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? मूर्धन अल्पप्राण अघोष, यहाँ पे अगर हम देखें तो वो हो जाएगा टावर। ठीक है, टावर, टा हो जाता है। मूर्धन क्या होता है? टा, ठा, ड, ढ। अब इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा, ठीक है, 1 3 5 जो होता है वो अल्प प्राण होता है। जैसे कि टा हो गया, टा पहला आता है। ठीक है, तो टा हो जाएगा अल्प प्राण। इसके बाद अघोष में क्या होता है कि पहला और दूसरा अघोष होता है, जैसे कि का, खा, चा, छा, टा, ठा। तो यहाँ पे टा क्या है? अघोष भी है। तो टा ही हो जाएगा आंसर बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नीलकंठ शब्द में कौन सा समास? नीलकंठ, नीलकंठ में समास कौन सा हो जाएगा? तो नीलकंठ भगवान शिव को डिनोट करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुव्रीहि समास। आंसर यहाँ पे बी, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कोई आ रहा है, कोई आ रहा है मतलब यहाँ पे कोई शब्द जो है वो क्या डिनोट कर रहा है? तो वो अनिश्चितता का भाव आ रहा है, तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अनिश्चयवाचक। कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं? 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। ठीक है, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, तो यही गलत है बी ऑप्शन, क्योंकि उल्टा सीधा लिखा हुआ है, उल्टा सुल्टा। रात उसका प्राण पखेरु गलत है, क्योंकि रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए ये होना चाहिए था, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तो किंतु से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विराम चिन्ह में कौन सा विवरण चिन्ह का उदाहरण? विवरण चिन्ह, यहाँ पे अगर हम देखें विवरण चिन्ह, तो विवरण चिन्ह का उदाहरण ए पार्ट में लगा हुआ है। ठीक है, ए पार्ट में। बाकी ये क्या है? ये अवतरण चिन्ह या फिर उद्धरण चिन्ह कह सकते हैं इसको, डबल इन्वर्टेड कामा जो होता है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ। आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ हो जाता है अनमेल मिश्रण। ठीक है, या बेमेल। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन यहाँ पे प्राण शब्द हो जाएगा। प्राण हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल किया जाता है, तो प्राण ये बी ऑप्शन करेक्ट। अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द आज से संबंध नहीं है? आज से संबंध यहाँ पे अगर हम देखें तो आज के 3 अर्थ, दशरथ के पिता का नाम, बकरा, शिव, ब्रह्मा, जबकि कमल जो है आज के अर्थ नहीं होता, तो कमल हो जाएगा। अब देखेंगे कंप्यूटर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट जो है प्रदान करता है? ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट इनमें से कौन सा प्रदान करेगा? तो ये हो जाएगा AGP स्लॉट। आंसर क्या है? बी ऑप्शन। AGP मतलब एसिलेटेड ग्राफिक्स पोर्ट कहते हैं, और ये क्या करता है? ये एक त्वरित ग्राफिक्स पोर्ट, एक पॉइंट टू पॉइंट चैनल है जिसका उपयोग उच्च गति वाले वीडियो आउटपुट के लिए किया जाता है, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर का उदाहरण यहाँ पे अगर हम देखें तो क्रे 2 ये सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, क्रे XMP24 ये भी सुपर कंप्यूटर है। तिन्हाई ये भी क्या है? सुपर कंप्यूटर है। तो तीनों हो जाएंगे सुपर कंप्यूटर के उदाहरण। आंसर यहाँ पे डी पार्ट राइट है। चलिए, माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? माइक्रोचिप बनाने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। सिलिकॉन धातु है जिसका इस्तेमाल माइक्रोचिप बनाने के लिए किया जाता है, तो आंसर ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन। किसी दी गई वर्तमान स्थिति और एक इनपुट प्रतीक के लिए यदि कोई ऑटोमेशन केवल एक स्टेट में जा सकता है तो वो क्या है? तो उसको कहा जाता है डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेशन। तो आंसर यहाँ पे बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये ऑटोमेटा सिद्धांत की एक अवधारणा होती है जिसमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में संक्रमण का परिणाम इनपुट द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, चलिए, कौन सा नोबेल नेटवेयर यूटिलिटी प्रोग्राम केवल नेटवर्क ड्राइव से हटाई गई फाइलों को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है? तो वो होता है सॉल्वेज। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सॉल्वेज यूटिलिटी जो होता है OES फाइल सिस्टम से हटाई गई फाइलों और निर्देशिकाओं को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है, तो आंसर बी पार्ट बिल्कुल राइट है। चलिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लक्ष्य क्या नहीं होगा इसमें से? कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुख्य लक्ष्य में यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या नहीं है ये बताना। तो ए ऑप्शन जो है मानव में मानव बुद्धिमत्ता को कार्यान्वित करना, मशीनों में मानव बुद्धिमत्ता जो है कार्यान्वित करना, तो बिल्कुल ये सही है। ठीक है, डेवलपिंग सिस्टम दैट अंडरस्टैंड थिंग्स एंड लर्न्स लाइक ह्यूमंस, बिल्कुल ये भी सही है। यही AI का मतलब लक्ष्य है प्रमुख। इसके अलावा सी है क्या? मानव प्रकृति और आदतों को संयमित कर उन्हें अधिक परिष्कृत बनाना, यानी मॉडरेटिंग ह्यूमन नेचर एंड हैबिट टू मेक देम मोर सोफिस्टिकेटेड, तो ये नहीं होगा। ठीक है, बुद्धि व्यवहार को प्रदर्शित करने वाले जो क्रिएटिव सिस्टम विच एग्जिबिट इंटेलिजेंस बिहेवियर, तो ये भी सही है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जो कि लक्ष्य नहीं है।
तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रीनो में संचार के संदर्भ में सीरियल कम्युनिकेशन के आगे वर्गीकृत किया जा सकता है, सिंक्रोनस फिर या फिर एसिंक्रोनस। तो एड्रीनो में संचार के संदर्भ में सीरियल कम्युनिकेशन को आगे हम वर्गीकृत करेंगे तो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों में करेंगे, तो हो जाएगा आंसर सी ऑप्शन बोथ। सिंक्रोनस क्या है? सिंक्रोनाइज होने वाले डिवाइस एक ही घड़ी का उपयोग करता है और दोनों एक ही समय पर सिंक्रोनाइज होते हैं, और असिंक्रोनाइज होता है उपकरणों की अपनी घड़ियां होती हैं और पिछली स्थिति के आउटपुट द्वारा ट्रिगर की जाती है। ठीक है, भीम का फुल फॉर्म क्या है? भीम जो है, भीम ऐप है, ऐप का नाम है, वित्तीय लेन देन के लिए भारत सरकार के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आरंभ किया गया एक मोबाइल ऐप है। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। भारत इंटरफेस दिया गलत है यहाँ पे, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, इंटरफेस दिया है। आगे ऑप्शन देखते हैं, भारत इंटरफेस ये सही है, नहीं भीम इंटरफेस ये भी गलत है। देखिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका पूरा नाम है। ठीक है, भीम का क्या नाम है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, वर्ड में पूर्व निर्धारित ग्राफिक्स की एक श्रृंखला शामिल है जिसे क्या कहा जाता है, और जो वर्ड डॉक्यूमेंट में डाला जा सकता है एमएस वर्ड में। तो एमएस वर्ड की बात कर रहा है तो उसमें यह जो है ग्राफिक्स की एक श्रृंखला जिसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं क्लिप आर्ट, जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट में हम कोई भी चीज़ जो है अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड 2019 में इंसर्ट टेबल ऑपरेशन के माध्यम से कितने कॉलम डाले जा सकते हैं, उनकी अधिकतम संख्या कितनी है? तो अधिकतम कॉलम डाले जा सकते हैं 63, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 63 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन खंड विच्छेद का प्रकार नहीं? ठीक, सेक्शन ब्रेक का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं होगा? सेक्शन ब्रेक जो होता है डॉक्यूमेंट के हिस्से के बीच में आधा बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे आप एक स्वतंत्र रूप से प्रत्येक सेक्शन को फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें ऑड पेज, नेक्स्ट पेज, इवन पेज होगा, लेकिन कॉलम उसमें नहीं होता, तो सेक्शन पेज का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? इनमें से कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प यहाँ पे अगर हम देखें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इफेक्ट, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के विकल्प हैं, जबकि इंडिटेशन एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का विकल्प है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में रिक्त कार्यपत्रक में आज की तारीख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन, मतलब अगर हमें डेट डालना है तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं? तो डेट के लिए आज की, तुरंत के डेट, तो टुडे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। काउंट ए क्या है? ए फंक्शन किसी भी प्रकार की जानकारी वाले सेल्स की गणना करता है, सेल हो चाहे खाली हो या फिर उसमें, मतलब सभी को गणना कर लेगा। एवरेज जो फंक्शन है ये क्या करता है? ये औसत निकालता है, कैलकुलेट करता है। ठीक है, वर्क डे की बात करते हैं तो ये संख्या देता है जो एक तिथि का प्रतिनिधित्व करता हो, जो एक तिथि से पहले या बाद में कार्य दिवस की सांकेतिक संख्या होती है। चलिए, गूगल क्रोम में एक नई इनकॉग्निटो विंडो किस कमांड से खोली जाती है? इनकॉग्निटो विंडो जो है, इसको अगर हम शॉर्टकी से खोलेंगे तो Ctrl+Shift+N क्लिक करेंगे और खुल जाएगा। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एंड्रॉयड एक तरह का क्या है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो एंड्रॉयड जो होता है एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो लिनक्स कर्नेल और अन्य ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को के संशोधित संस्करण पर आधारित होता है। तो ये एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अब यूपी स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला वो है हापुड़, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 660 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उच्चतम औसत तापमान इस तथ्य के कारण है कि यह किसके निकट है? तो बुंदेलखंड जो है दक्षिण उत्तर प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में पड़ता है, और वो सबसे निकट अगर हम देखें तो वो कर्क रेखा के आता है, इसलिए वहाँ पे तापमान उच्च होता है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, सुराहा ताल पक्षी अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और ठंड क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है सुराहा ताल पक्षी अभ्यारण्य? सुराहा ताल पक्षी अभ्यारण्य यह पड़ता है बलिया जिले में। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, बलिया जिला। ठीक है, चलिए,
उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र यहाँ पे देखें तो ईस्टर्न हो जाएगा, यानी कि पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। आंसर यहाँ पे इसका बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? कृषक समृद्धि आयोग का गठन हुआ था वर्ष 2017 में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है, यहाँ पे बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पे अगर हम देखें तो शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर कहाँ है? मिर्ज़ापुर में है क्या? तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में है। ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, तो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो यही सही सुमेलित नहीं था। बाकी ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में, और बुद्धा अंतर्राष्ट्रीय सर्किट गौतम बुद्ध नगर, ध्यानचंद एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम लखनऊ में सही है। ए पार्ट आपका हो जाएगा। चलिए, मथुरा इनमें से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मथुरा जो है चूना पत्थर, ग्रेनाइट, तेल रिफाइनरी, तो तेल रिफाइनरी हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा 1982 में तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। ठीक है, और दूसरा है गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र, उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना में चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की। अब इन दोनों में से क्या सही है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन। अब चीनी उद्योग का जो है सबसे पहले देवरिया के प्रतापपुर में 1903 में ही जो है भारत की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 1935 में उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास विभाग स्थापित हुआ। ये चीज़ें कुछ याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन है, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है और ये किस क्षेत्र में है? तो ये पड़ता है सहजनवा में। सहजनवा कहाँ है? गोरखपुर में। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, गोरखपुर में। ठीक, स्थापना कब हुई थी? 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर उत्तर प्रदेश में पाया जाता है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। चलिए, भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन में ना होने से ई ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। स्थापना कब की गई थी? 1926 में किया गया था। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित की गई हैं? तो वो है कुषाण शासकों की। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कुषाण शासक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड ट्रंक रोड के तहत नहीं आता? ग्रैंड ट्रंक रोड के अंतर्गत यहाँ पे अगर हम देखें लखनऊ नहीं होगा, इसमें ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें कानपुर, अलीगढ़, प्रयागराज से होकर गुजरता है, तो ए पार्ट से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश यानी कि उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से हुआ करता था कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश इनमें से कहाँ पर स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इनमें से अगर हम देखें तो हो जाएगा बरेली। बरेली में पड़ता है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा जो है डी ऑप्शन, इज्जत नगर बरेली में। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 1889 में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद जो है वित्त विधेयक है तो उसको 14 दिन से अधिक समय तक नहीं रोक सकती। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 14 दिनों के पश्चात जो विधेयक को परिषद स्वतः ही पारित मान लिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 14 दिन। चलिए, काम्पिल्य मेला निम्नलिखित से किस धर्म से संबंधित है? काम्पिल्य मेला जो है ये जैन समुदाय, जैन धर्म से संबंधित मेला है। जैन धर्म हो जाएगा। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। कहाँ पर लगता है? तो फर्रुखाबाद जिले में काम्पिल्य नामक स्थान पर काम्पिल्य मेला लगता है, प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट। चलिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश का नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? तो आंसर इसमें से हो जाएगा सी ऑप्शन, राज प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया। वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद
और मिसाइल परिसर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश किस शहर में, किस जिले में किया गया? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल परिसर उत्तर प्रदेश के ये किया गया है कानपुर जिले में। आंसर यहाँ पे डी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग प्रशिक्षण सुविधा विकसित की गई है? उस संस्था का नाम क्या है? तो उस संस्था का नाम है IIT कानपुर। ठीक है, IIT कानपुर। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ शेयर भी करिएगा। और आज का वीडियो में प्रिंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।